हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रही थी मैं मैराथन के क्लास में 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट अभी चल रहा है। प्रैक्टिस सेट जिसको जो भी कहें आप, प्रैक्टिस सेट अपना एग्ज़ाम देने के लिए जो भी करें आप, रिवीजन करें, रिवीजन सेट। तो ये 50 क्वेश्चंस का चल रहा है मेरा। तो अभी 50 क्वेश्चन पिछली बार मैंने कराया था, अभी फिर से 50 क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बढ़िया है। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। स्पेशली टीजीटी में वेस्टर्न आर्ट नहीं आता, बट आप लोग वेस्टर्न आर्ट को पढ़ने से पीछे मत रहिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चंस बिल्कुल आ जाएगा तो आप उसको पढ़े रहेंगे, तो जहाँ से पूछेगा वहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही होंगे कि कुछ सिंपल ही होंगे, बहुत ही डीप से नहीं पूछेगा टीजीटी में। पीजीटी में थोड़ा डीप पूछ सकता है, लेकिन आप इससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन हम क्यों पढ़ें और अपना टाइम क्यों वेस्ट करें इसके ऊपर। आप आराम से उसको स्पेंड करिए, और अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप करते रहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ने से पीछे नहीं हटना चाहिए। थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ कभी कभार यूज़ आ जाता है। आप लास्ट टाइम में कभी कभी होता है ना कि पेपर आप लास्ट टाइम में देने जा रहे हो और आपने पेपर पलटा और उस पर कोई क्वेश्चन दिख गया, तो वो वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ठीक नहीं होगा। कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। आपको हर चीज़ एक कंपलसरी थिंग समझ के पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। प्रमुख अभिव्यंजनावादी कलाकार का नाम है, क्या है? एडवर्ड मुंच, मातिस, मार्क्स एर्नस्ट, सल्वाडोर डाली। अभिव्यंजनावादी क्या किसे कहते हैं? अभिव्यंजनावादी जिसमें अभिव्यक्ति होती थी। तो अभिव्यंजनावादी जो थे वो जर्मन कलाकार थे। यहाँ पर इसमें से फर्स्ट एडवर्ड मुंच, मातिस, मार्क्स एर्नस्ट, सल्वाडोर डाली। तो ये सारे अति यथार्थवादी हैं दो इसमें, और एक मातिस है आपके फाववादी। यहाँ पे एडवर्ड मुंच हो जाएंगे अभिव्यंजनावादी, ठीक है। तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा एडवर्ड मुंच। एडवर्ड मुंच जो है अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये सल्वाडोर डाली और ये अति यथार्थवादी के रूप में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार हैं राफेल, रूबेंस, ब्रोत्तिचेली, वेरोनीज, ठीक है। तो बर्थ ऑफ वीनस जो है वो ब्रोत्तिचेली का है। राइट आंसर इज थर्ड, ब्रोत्तिचेली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट सपर कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, या तो वो नेट जेआरएफ हो, डीएसएसबी हो, या डीएसएसबी में तो वेस्टर्न नहीं आता, बट आरपीएससी में आया हुआ है, और आपके यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों में आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट सपर नामक कृति का चित्रण किसने किया है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो की, राफेल की, या 53 वेरोचियो की, ओके। देन राइट आंसर इज इसमें लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप जाके देखिए करिए। आजकल मैं कुछ पेंटिंग्स दे रही हूँ और उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत दे देती हूँ, जिससे आपको छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे क्लियर होते रहें, जो कि मैं वीडियो में अगर डिटेल में नहीं बता रही हूँ, तो पेंटिंग्स को देख के आप उससे। तो आज के मेरे पोस्ट में मैंने धनराज भगत की एक स्कल्पचर भेजा है, और राफ्ट ऑफ मेदुसा, जो मेदुसा का बेड़ा है, वो भेजा है। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर देखा करिए, और वहाँ पे कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग अलग से एक छोटा मोटा टॉपिक भी आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति किस चीज़ से बनी है? पत्थर से, ब्रोंज से, संगमरमर से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो डेविड की मूर्ति किससे बनी है? राइट आंसर इज थर्ड, संगमरमर से बनी है। राइट आंसर इज थर्ड, संगमरमर से। किरणवाद के जन्म देने वाले कलाकार हैं कांडिस्की, विंडहम, लेविस, सेवेरिनी, लैरियोनाव, ठीक है। लैरियोनाव और सेवेरिनी। तो ये लोग जो किरणवाद है, ये किरणवाद, और इसको हम रश्मिवाद भी कह सकते हैं। तो एक होता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि इन्हीं सारे वाद से जुड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म और किरणवाद, रश्मिवाद, और जो मार्शल दुशैम्प का था, ये सब लगभग एक ही समय में, और इनका जो मेन मोटो था चीज़ों को एक मूवमेंट प्रदान करना, वो था, ठीक है।
तो ये हो गया, इसका राइट आंसर इज 4 लैरियोनॉव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्यवाद का प्रारंभ। अब भविष्यवाद में भी वही चीज़ें थी, थोड़ा सा भविष्यवाद जो कि फ्यूचरिज्म बोलते हैं इसको, और इसमें मार्शल डुशैम्प ने इसमें एक ये था लेडीज़, क्या था क्वेश्चन, उस पेंटिंग का नाम था ऑन स्टेयर्स केस करके है, लेडी ऑन इसके स्टेयर केस। तो वो लेडी ऐसे उसको स्टेयर केस से उतरते हुए दिखाया है, और बहुत ही मतलब कई फिगर्स दिखाने का प्रयास किया, जैसे आप किसी फिल्म के रील को देख सकते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप 2 4 3 4 ऐसे चीज़ों को, एक ही चीज़ को कई बार बनाया है कि उसमें एक मूवमेंट दिखाने का प्रयास किया है इन्होंने। तो फ्यूचरिज्म में वो होता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि भविष्यवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? इटली, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका? ओके, देन राइट आंसर इज भविष्यवाद फ्यूचरिज्म जो था वो इटली से प्रकाशित हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सी एम.एफ. हुसैन की कृति नहीं है? करबला, राइडर्स, जमीन, ब्लू लेडी। ओके, देन राइट आंसर इज ब्लू लेडी इसकी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इज 4 ब्लू लेडी। करबला इनकी सीरीज़ है, जमीन का इन्होंने पेंटिंग बनाया था, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, राइडर्स भी है, तो ब्लू लेडी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में रूपंकर भारत भवन के प्रथम निर्देशक कौन थे? एम हुसैन, जे स्वामीनाथन, बी.सी. सान्याल या मुल्कराज आनंद? ठीक है, तो यहाँ पर एम.एफ. हुसैन और जे स्वामीनाथन, बी.सी. सान्याल, मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो बी.सी. सान्याल बड़ौदा से हैं, मुल्कराज आनंद, जे.सी. स्वामीनाथन आपके भारत कला भवन से संबंधित हैं, जे स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, जे स्वामीनाथन। ओके, इसका टाइम पीरियड आपको बताना है कब है। ठीक है, एक बार इसका टाइम पीरियड आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, निम्न शिल्पी चक्र में मुख्यतः किन कलाकारों का योगदान रहा? दिल्ली शिल्पी चक्र कला अकादमी के सदस्य कलाकारों का, कला विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से विस्थापित कलाकारों का, वकील स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त कलाकारों का, या कलकत्ता के कलाकारों का? ओके, देन राइट आंसर इज भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से विस्थापित कलाकारों का दिल्ली शिल्पी चक्र में मुख्यतः कलाकारों का योगदान रहा था। यहाँ पर जो कलाकार भारत विभाजन से पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे, उनके कलाकारों का यहाँ पर योगदान रहा है दिल्ली शिल्पी चक्र से। ओके, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना दिल्ली में हुई थी, और ये आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उसके कलाकारों के नाम देख लीजिएगा आपको पता ही होगा, क्योंकि इतनी तैयारी आपने कर लिया है तो दिल्ली शिल्पी चक्र के सारे कलाकारों का नाम आपको पता होगा। ठीक है, तो रिवाइज पूरा कर लीजिएगा दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई, कितने कलाकार थे, इनका मूल मोटो क्या था, इनका पहला प्रदर्शनी कब लगी, ये सारी चीज़ें दिल्ली शिल्पी चक्र के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं छोटी सी वीडियो में इसका बता दूँगी, अगर मुझे टाइम मिला तो आप वैसे देखते रहिएगा ये सब चीज़ें। मैं एक एक चीज़ का कितना डिटेल बताऊं, क्योंकि आप एक एक चीज़ आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते भी रहिए और वीडियोस को भी देखते रहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। मूक व बधिर कलाकार का नाम बताइए। हरि अंबादास गाड़े, प्राणनाथ मागो, मुकुल चंद्र डे, सतीश गुजराल। ओके, तो मूक व बधिर कौन सा इसमें कलाकार था जो मूक व बधिर था? तो सतीश गुजराल राइट आंसर हो जाएंगे। सतीश गुजराल को बचपन में ही एक चोट के कारण वो बिल्कुल सुन नहीं सकते थे और बोल नहीं सकते थे, बट सतीश गुजराल एक बहुत बड़े चित्रकार, कलाकार, स्कल्प्टर और वास्तुकार हो, बहुत ही अच्छे ये स्कल्प्टर भी थे और वास्तुकार भी थे। ठीक है, दिल्ली में बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं उसका निर्माण डिज़ाइन इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो सतीश गुजराल एक बहुत बड़े कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के भाई भी हैं। ठीक है, धनराज भगत द्वारा निर्मित मूर्तियाँ मूलतः किस वाद से संबंधित हैं? अभिव्यंजनावादी, यथार्थवादी, घनवादी या यथार्थवादी? ओके, देन राइट आंसर ही धनराज भगत जो थे वो इनको 1977 में पद्म भूषण मिला है। ठीक है, देख लीजिएगा इसको, पद्मश्री शायद मिला है, एग्जैक्ट में ध्यान नहीं आ रहा, पद्मश्री या पद्म भूषण कुछ है ऐसे 77 में इन्होंने 1977 में जब दिल्ली के कला विश्वविद्यालय से ये हेड HOD के डिपार्टमेंट से रिटायर होते हैं, उसी साल इनको मिला था, और ये स्कल्प्चर डिपार्टमेंट के रहे हैं, और इनकी जो मूर्तियाँ रही हैं घनवादी रही हैं। इन्होंने बहुत सारे
प्रयोगात्मक मूर्तियों को बनाया है, जैसे उन्होंने वुड को भी लिया है, स्टोन को भी लिया है, कीलों से भी बनाया है, मेटल से भी बनाया है। तो ये काफ़ी इनका जो बहुत ही ज़्यादा इनका क्रिएटिव काम रहा है और ये घनवादी शैली का था। ओके, ठीक है, सही हो रहा है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल बता भी दे रही हूँ, पर थोड़ा फास्ट ही बता रही हूँ कि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते भी रहिएगा, और जिसको डिटेल में पढ़ना हो वो और वीडियो देख लेगा, ठीक है। तो रिवीजन और आपका प्रैक्टिस सेट भी होता चलेगा। ओके, किस कलाकार ने बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन के पद पर कार्य किया है? ठीक है, बनारस के संकाय के ललित कला संकाय के डीन के पद से काम किया है। तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, के.एस. कुलकर्णी, असित कुमार हालदार या राम कुमार। ओके, तो यहाँ पर डीन से कौन रिटायर हुआ है या यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर काम तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने भी बनारस विश्वविद्यालय से ललित कला डिपार्टमेंट में काम किया है, राम कुमार ने भी किया है और के.एस. कुलकर्णी ने भी किया। तो के.एस. कुलकर्णी जो थे वो डीन पद से रिटायर हुए हैं, यहाँ पे डीन के पद पे थे। राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, के.एस. कुलकर्णी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने समीक्षावाद यहीं पे रहते हुए काम किया था बनारस विश्वविद्यालय से, और के.एस. कुलकर्णी का काम जो था वो बहुत ही मिनिएचर से प्रभावित थे ये। इनके कलर्स जो इन्होंने कलर यूज़ किए हैं, रेड यूज़, काफ़ी कलर में रेड यूज़ किया है। तो के.एस. कुलकर्णी के बारे में ये है डिटेल, और राम कुमार बनारस की श्रृंखला बनाया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, मुल्कराज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, हिगल, हर्बर्ट रीड। ओके, तो रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर इज सेकंड। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको ये एक तरह से घनवादी कलाकार हैं। इन्होंने अपने 60 साल की उम्र में पेंटिंग करना शुरू किया था, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, भारत में लिथोग्राफ प्रेस खोलने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे, अवनींद्रनाथ टैगोर, ईश्वरी प्रसाद या रवि वर्मा। तो यहाँ पर लिथोग्राफी प्रेस अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले खोलने वाले व्यक्ति थे राजा रवि वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है? कालीघाट शैली, वॉश शैली, टेम्परा शैली या तांत्रिक शैली। कालीघाट शैली को वॉश टेक्निक से भी जाना जाता है, यहाँ पर बंगाल शैली को वॉश टेक्निक के नाम से जाना जाता है। बंगाली शैलियों का मेन मोटो था अपनी भारतीय कला को पहचान दिलाना, अजंता एलोरा की कला को महत्वपूर्ण मानकर अपनी कला को उस तरीके से दर्शाना, उसमें जो ट्रेडिशन आर्ट होता था उसको लेके चलते थे, और वॉश टेक्निक को वो भारतीय कला शैली मानकर उन्होंने वॉश टेक्निक किया है। तो इस वजह से वॉश शैली, इसको दूसरे नाम से अगर बंगाली शैली का एक दूसरा नाम कहें तो वॉश शैली होती है। और इसको सबसे पहले किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। जापान के कलाकारों के साथ इन्होंने शिक्षा ली थी वॉश टेक्निक की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बंगाल शैली के कलाकार नहीं है? राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, शैलोज मुखर्जी और के वेंकटप्पा। तो यहाँ पर बंगाल शैली के कलाकार कौन नहीं है यहाँ पे? तो शैलोज मुखर्जी राइट आंसर हो जाएगा। राम गोपाल विजयवर्गीय पूरी तरह से वॉश टेक्निक और बंगाल शैली को लेके चलते हैं। देवकी नंदन शर्मा ने भी शिक्षा दीक्षा ली थी, बंगाल शैली से ही रिलेटेड थे। के वेंकटप्पा भी थे। शैलोज मुखर्जी थोड़ा डिफरेंट काम करते थे। ओके, लेडी हरिंगम ने आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ कौन सा कलाकार अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करने गया था? लेडी हरिंगम के आमंत्रण पर नंदलाल बसु के साथ और कौन सा एक कलाकार था जो अजंता की प्रतिलिपियां तैयार करने गया था? छितिंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हालदार, यामिनी राय या कनु देसाई। ओके, देन राइट आंसर इज असित कुमार हालदार थे जो नंदलाल बोस के साथ लेडी हरिंगम के आमंत्रण पर अजंता की प्रतिलिपियों को तैयार किया गया था। ओके, असित कुमार हालदार और नंदलाल बोस दोनों गए हुए थे उस समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड वाला पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार का नाम है? के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्ण खन्ना, तैयब मेहता या शांति दवे। देन राइट आंसर इज तैयब मेहता हैं जो बैंड वाला बनाया है इन्होंने। तैयब मेहता के बारे में काफ़ी कुछ है, इनकी काफ़ी कुछ पेंटिंग्स बहुत ही महंगे दामों में बिकी है, और ये सब भी रिकॉर्ड इनके साथ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? 69 में। 69 क्वेश्चन है। तो भारत, इंग्लैंड, हंगरी, फ्रांस, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अमृता शेरगिल एक हंगेरियन माँ की पुत्री रही हैं, तो इनका जन्म हंगरी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये
भारत आ गई थी और भारत के अजंता एलोरा के चित्रों से ये प्रभावित हुई थी और पॉल गॉगिन के चित्रों से प्रभावित है। इनके चित्रों में पॉल गॉगिन के चित्रों का प्रभाव साफ साफ दिखता है। वेस्टर्न आर्टिस्ट में पॉल गॉगिन ने भी ताहिती के चित्रों को बनाया है, तो वैसे ही भद्दे भोड़े सुंदर लेडीज़ को लेके उन्होंने नहीं बनाया है, उन्होंने भद्दे भोड़े जो आदिवासी टच होता है वो लेके चले हैं। तो उसी तरीके से अमृता शेरगिल ने भी वैसा ही कलर्स यूज़ किया, वैसे ही बिल्कुल रियलिस्टिक बनाया है। तो अमृता शेरगिल ने पॉल गॉगिन का वो किया है, ठीक है। जॉर्ज कीट किस देश के चित्रकार थे? श्रीलंका, भारत, इंग्लैंड या मलेशिया? तो जॉर्ज कीट जो थे वो श्रीलंका के आर्टिस्ट थे, ठीक है। जॉर्ज कीट श्रीलंका के आर्टिस्ट थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना किस सन में हुई थी? 1950, 1954, 1956, 1960 में। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आधुनिक कला में 20वीं सदी के किस दशक में घनवाद में कलाकारों की दिलचस्पी अधिक दृष्टिगत होती है? तो इसका राइट आंसर तीसरे, चौथे, पाँचवें या छठे। भारतीय आधुनिक कला में 20वीं सदी के किस दशक में? अब यहाँ पर दशक की बात हो रही है कि 1940, तो 40 आपका चौथे दशक में हो जाएगा। 40 के ऊपर जैसे ही जाएंगे 41, तो ये 5वें दशक हो जाएगा। फिर 51 से, तो 51 अगर आ गया तो छठे दशक में हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे दशक। जब भारत स्वतंत्रता के बाद, जब 47 में स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, उसके बाद जब 50 के बाद 51 से स्टार्ट होता है इसका कलाकारों में घनवाद का, जब पैग की स्थापना होती है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना होती है, दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना, तो इन सब के बाद जब कलाकार आगे बढ़ता है तो वो कलाकार घनवादी कलाकारों में काफ़ी दिलचस्पी लेता है, ठीक है। घनवाद में कलाकारों ने काफ़ी दिलचस्पी लिया था। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, छठे दशक में, ठीक है। छठे दशक आप समझ सकते हैं, जब स्वतंत्रता के बाद 51 से आपका 60 तक छठा दशक हो जाएगा। ओके, तो 61 अगर आ जाता है तो सातवां दशक हो जाएगा 61। तो इस वजह से यहाँ पे छठे दशक राइट आंसर हो जाएगा कि उसके बाद कलाकारों ने घनवाद में दिलचस्पी लेना शुरू किया था। लॉजिक भी अगर लगाते हैं आप तो वैसे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे, चौथे, पाँचवें में तो भारत स्ट्रगलिंग ही मोड पे था, भारत का विकसित नहीं हो रहा था, नहीं, वो उस समय सिर्फ फ्रीडम फाइटिंग का ही ज़्यादा कुछ चल रहा था। इस वजह से छठे दशक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैं डिटेल में बता रही हूँ, आप लोग को थोड़ा ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको देखना है कि थोड़ा बहुत डिटेल चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। ओके, किस कलाकार के चित्रों में लोक तथा जनजातीय स्रोतों से प्राप्त प्रतीकों, चिन्हों और अभिप्रायों को खुलकर प्रयोग किया गया? प्रभाकर वर्वे, वाई के शुक्ला, कमल कृष्ण या देवयानी कृष्ण? तो चित्रों में लोक तथा जनजातीय स्रोतों को से प्राप्त प्रतीकों को जिन चिन्हों के साथ चिन्हों तथा अभिप्रायों को खुलकर प्रयोग किया, किसने किया था? प्रभाकर वर्वे ने, वाई के शुक्ला, कमल कृष्ण या देवयानी कृष्ण ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई के शुक्ला ने, जो अपने चित्रों में लोक तथा जनजातीय स्रोतों को से प्राप्त प्रतीकों को वाई के शुक्ला ने चित्र, तो इसका मतलब है कि वाई के शुक्ला के चित्र प्रतीकात्मक होते थे और उन्होंने जनजातीय और लोक चित्रों के प्रतीकों को लिया था, ठीक है, खुलकर प्रयोग किया था अपने चित्रों में। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, वाई के शुक्ला। ओके, याद रखिएगा इसको। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कहाँ है? जयपुर, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास? ओके, देन राइट आंसर इज राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता में है। हालांकि ये अपने फील्ड से नहीं है, बट टीजीटी पीजीटी का ये फेवरेट होता है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन वो अलग से दे देते हैं। 2010 के पेपर में हिंदी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, लाइक 10-12 क्वेश्चंस आ गए थे आपके हिंदी से, ठीक है। तो इनका कोई वो नहीं होता कि ये कहाँ से 1-2 क्वेश्चन हटा देंगे, उसी से मेरिट बनाने के लिए इन्होंने ये ट्रिक लगाते हैं कि ये बिल्कुल अलग से कोई क्वेश्चन डाल दो। तो ये विज्ञान अनुसंधान का संग्रहालय चीज़ों का डालने का कोई मतलब नहीं है, बट संग्रहालय से इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय को यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बता ही दिया मैंने, कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है?
आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद या लखनऊ। तो कला महाविद्यालय की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर लखनऊ की बात होगी, ठीक है। तो लखनऊ है जो कला महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। वाराणसी में है ललित कला डिपार्टमेंट। दृश्य कला संकाय जिसको बोलते हैं उसको विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं। भारत कला भवन को संस्थापक निदेशक कौन थे? भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, राय कृष्ण दास, शिव राम मूर्ति या वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, देन राइट आंसर इसका हो जाएगा राय कृष्ण दास हैं, जो भारत कला भवन के संस्थापक निदेशक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना और संस्थापना की थी। तो राय कृष्ण दास एक बहुत ही बड़े कला समीक्षक थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं और भारत कला भवन में इनके बहुत सारे संग्रह भी रखे हुए हैं और इनकी स्थापना का श्रेय राय कृष्ण दास को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के सर्वप्रथम छात्र रहे रणवीर सिंह वेस्ट, सुधीर रंजन खरसगी, ललित मोहन सेन, इनमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर इसका ललित मोहन सेन हो जाएगा। ललित मोहन सेन आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल के सर्वप्रथम छात्र रहे हैं। ओके, यूपी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कलाकार हो जाते हैं। ओके, क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में कला के अध्यापक थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय या आगरा विश्वविद्यालय। तो क्षितिज मजूमदार ये लोग शांति निकेतन से बिलोंग करते थे, बट यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेकर ये ऑल ओवर इंडिया में इन लोगों ने फैल कर अपने इंडियन कल्चर को, वॉश टेक्निक को बढ़ाया था और डेवलप किया था। तो क्षितिज मजूमदार जो थे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे हैं, अध्यापक के रूप में काम किया है इन्होंने। और आज भी क्षितिज मजूमदार गैलरी वहाँ पर है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज भी इनका कुछ ना कुछ इनकी पेंटिंग दिख जाती है। इनका एक फुल फिगर का पोर्ट्रेट है जो कि बैठे हुए बनाया क्षितिज मजूमदार का, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दृश्य कला संकाय वहाँ के ललित कला डिपार्टमेंट में, MA डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। ओके, वर्तमान समय में चित्रकला के क्षेत्र में सबसे प्रचलित माध्यम है तैल, टेम्परा, वॉश या जल रंग, ठीक है। देन राइट आंसर इज तैल रंग है। अभी अगर अभी की बात पूछी जाएगी तो अभी एक्रेलिक हो जाएगा। तैल को उतना लोग कोई नहीं प्रेफरेंस देता है, सब लोग अब एक्रेलिक कलर पे सब लोग फोकस कर लिए हैं, क्योंकि एक्रेलिक कलर आजकल वॉश ड्राई होने में भी इजी रहता है और बिल्कुल आप तैल की तरह काम कर सकते हैं, फ्री हैंड काम कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरीके से सूखने का वेट करता है। आप चाहें अगर लग के तो एक पेंटिंग एक दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बट तैल चित्रण में ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको एक्रेलिक नहीं ऑप्शन में होता है तो तैल लगाएंगे, अगर एक्रेलिक आ जाता है तो मेरे ख्याल से एक्रेलिक लगाया जाना चाहिए। आप लोग भी सजेशन दीजिए कि क्या होना चाहिए। ओके, सेरोग्राफी में किस कपड़े का प्रयोग होता है? नायलॉन, टेरिलॉन, वोल्टिंग क्लॉथ या सिल्क का? तो सेरोग्राफी में सिल्क का यूज़ होता है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट क्वेश्चन टेक्निकल है ये। तो सेरोग्राफी जो होती है वो सिल्क पे बनती है। मथुरा की सांझी कला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? सांझी कला, जल रंग, पेस्टल रंग, चूड़ित रंग या तैल रंग। ओके, तो सांझी कला जो है वो चूड़ित रंग से होता है। राइट आंसर इज थर्ड, चूड़ित रंग। ओके, चेरियाल पट्टम लोक चित्र शैली किस प्रदेश से संबंधित है? चेरियाल पट्टम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास। ओके, देन राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। चेरियाल पट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। ये एक लोक चित्र शैली है, जैसे मधुबनी है, वर्ली है, वैसे ये चेरियाल पट्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। किस लोक चित्र शैली में सोने की परत, रत्नों के अलंकरण व चटक रंगों का प्रयोग होता था? चित्रावरण, चेरियाल पट्टम, कुमाऊनी लोकचित्र, तंजावुर शैली में। देन राइट आंसर इज तंजावुर शैली में सोने के परत और रत्नों का प्रयोग होता था। राइट आंसर इज 4, सोने के परत और रत्नों के अलंकरण व चटक रंगों का अभी भी तंजावुर शैली में यूज़ होता है। वहाँ पर गॉड एंड गॉडेस के ही चित्र बनते हैं और उसमें सोने के पेपर को यूज़ किया जाता है, सोने के परत को चिपकाया जाता है सोने का इफेक्ट देने के लिए। रत्न भी जड़े जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। दृश्य चित्रण को समसामयिक भारत की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? दृश्य चित्रण का समसामयिक भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार सतीश गुजराल, मदन लाल नागर, राम कुमार या मंजीत बावा। तो दृश्य चित्रण किसने किया है? ज़्यादातर राम कुमार ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। त्रिआयामी कला कौन सी है? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला या काव्य कला? त्रिआयामी मीन्स होता है 3 डायमेंशन, जो कई साइड से देखी जा सकती है। चित्रकला हमेशा 2D होती है, 3D इफेक्ट दिया जाता है उसमें पर्सपेक्टिव के द्वारा। संगीत में ऐसा कोई, काव्य तो मूर्तिकला इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। महिला मूर्तिकार का नाम बताएं। लतिका कट, अंजलि इला मेनन, मूर्तिकार इसमें पूछ रहा है, अपर्णा गौर, अर्पिता सिंह। ठीक है, तो लतिका कट्ट जो है वो मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। बलबीर सिंह कट्ट की वाइफ हैं ये, और ये एक मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। बलबीर सिंह कट्ट यूपी के दृश्य कला संकाय के विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें अपॉइंट थे, और वहीं से वो कहा जाता है कि वॉक करने के लिए निकले और फिर तभी से वो लापता हो गए थे। ठीक है, प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। जय झरोटिया, जतिन दास, अमरनाथ सहगल या शैल चोयल। ओके, देन राइट आंसर इसमें मूर्तिकार जो है इसमें यहाँ पर अमरनाथ सहगल हो जाएंगे। ठीक है, जय झरोटिया, जतिन दास और शैल चोयल ये सारे जो कलाकार हैं ये एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, बट अमरनाथ सहगल एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। गजगामिनी फिल्म किस कलाकार ने बनाई है? सत्यजीत रे, कनु देसाई, MF हुसैन या RK लक्ष्मण। तो यहाँ पर गजगामिनी जो है वो MF हुसैन के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, गजगामिनी MF हुसैन को उन्हें माधुरी दीक्षित को लेके इसको मूवी को बनाया है। ओके, RK लक्ष्मण के एक कार्टूनिस्ट थे, कनु देसाई एक पेंटर थे और सत्यजीत रे एक फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। तो इसमें कलाकार की बात हो रही है और गजगामिनी की बात हो रही है, तो वो MF हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। वास्तु विद्या और सृजन के देवता हैं विष्णु, इंद्र, विश्वकर्मा, गणेश। तो सृजन और वास्तु विद्या की बात की जाएगी तो यहाँ पर विश्वकर्मा हो जाएंगे, जिसको विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। विश्व को कर्मा बनाने वाला विश्वकर्मा। और अगर वास्तु की विद्या और सृजन के देवता के रूप में जाने तो विश्वकर्मा होते हैं। कहते हैं सबसे पहला चित्रकार अगर कोई है तो विश्वकर्मा है। ठीक है, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतः ज्ञान, भावों की अभिव्यक्ति। तो अरस्तु ने प्रकृति की नकल बोला था, उन्होंने प्रकृति को सत्य बोला था और कला को प्रकृति की नकल बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? संपूर्ण चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? 5, 8, 9, 16। ओके, देन राइट आंसर इज 9 अध्यायों में चित्र सूत्र को विभक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भरत मुनि द्वारा कुल कितने रस माने गए थे? 4, 5, 8, 9। ओके, देन राइट आंसर इज, अगर भरत मुनि की बात आती है तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब बस इस तरीके से याद रखिएगा कि जो पहले भरत मुनि पुराने राइटर के रूप में हैं और इन्होंने 8 ही रस माना गया था, लेकिन आगे चल के जब एक शांत रस का भाव आया तो इसको भी शामिल कर लिया गया और शांत रस को उसमें 9वें रस के रूप में मान लिया गया। तो इस वजह से अगर भरत मुनि की बात आती है तो 8, और उसके बाद कोई भी पूछा जाता है चाहे जिससे भी रिलेटेड तो 9 हो जाएंगे। ओके, रौद्र रस का प्रतीक रंग क्या है? पीला, बैगनी, सिंदूरी लाल या चटक लाल। देन राइट आंसर इज रौद्र रस का प्रतीक अगर हम बात करें तो रौद्र, आप ये याद कर सकते हैं कि बैटलफील्ड में खून का बहना हो गया तो वो एक गुस्से का और रौद्र का प्रतीक हुआ तो चटक लाल रंग होता है। ठीक है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, पटना, हैदराबाद या अलीगढ़। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में स्थित है। ओके, राइट आंसर इज 2, पटना में स्थित है। खंडगिरी व उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर, माउंट आबू, भुवनेश्वर या कर्नाटक। देन राइट आंसर इज भुवनेश्वर में खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ओके, याद रखिएगा इसको, खंडगिरी और उदयगिरी उड़ीसा में, उड़ीसा अगर आता है तो उड़ीसा, भुवनेश्वर आ गया तो दी बेस्ट है भुवनेश्वर में। ओके, सालार जंग संग्रहालय किस स्थान पर है? दिल्ली, अलीगढ़, हैदराबाद या अहमदाबाद। ठीक है, तो सालार जल संग्रहालय जो कि है हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर इज 3, हैदराबाद। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ पर स्थित है? एलोरा, एलिफेंटा, बादामी या अजंता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ब्रह्मा, विष्णु महेश, जिसको त्रिमूर्ति की मूर्ति कहते हैं स्थापत्य कला, वो एलिफेंटा में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई से समुद्र से, गेटवे ऑफ इंडिया से 6 मील दूर कह सकते हैं इसको, 6 मील दूर
हमें उसको स्टीमर से जाना पड़ता है और वहाँ पे धारापुरी नामक जगह है, वहाँ पर स्थित है एलिफेंटा की गुफा, जिसमें त्रिमूर्ति नामक मूर्ति स्थित है। ठीक है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये, बहुत ही विशालकाय है। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीत गोविंद या रसिक प्रिया। तो मानकू किसको चित्रित किया था? गीत गोविंद को चित्रित किया था। सर्वप्रथम मानकू ने गीत गोविंद को चित्रित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रायड के सिद्धांतों के आधार पर किस वाद के चित्रों का विकास हुआ? फ्रायड क्या थे? फ्रायड जिन्होंने अपने रचनाओं में ज़्यादातर अवचेतन मन की बात को कहा है, हमेशा अवचेतन की बात करते थे फ्रायड। तो अवचेतन किस वाद से जुड़ा था? ये अब आप इस तरह से समझ लीजिए, घनवाद जो सामने वाली रखी हुई चीज़ को कॉर्नर क्यूब में बनाता था, वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बनाता था। फाववाद बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप में बनाता था चीज़ों को, बिल्कुल घनवाद और फाववाद दोनों लगभग आपके दूसरे टाइप के कलाकार हुआ करते थे, बहुत अलग। यथार्थवाद, जिसको कुर्बे ने बिल्कुल हूबहू चीज़ों को बनाया। यथार्थवादी कलाकार जो चीज़ नहीं देखते थे, कल्पनाओं वाली चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं बनाते थे। तो यहाँ पर फ्रायड के सिद्धांतों के हिसाब से अति यथार्थवाद चित्रित हुआ था। अति यथार्थवाद में अगर हम बात करते हैं तो सल्वाडोर डाली और मैक्स अर्नस्ट होते हैं, जो कि बिल्कुल चीज़ों को एक इल्यूज़न पैदा करते थे, एक इल्यूज़न और एक स्वप्न वाली चीज़ों को दिखाते थे। जैसे अति यथार्थवाद में सल्वाडोर डाली ने मेल्टिंग वॉच बनाया, जिसमें घड़ियाँ पिघल रही हैं, जलता हुआ जिराफ, ट्रीज बर्न हो रहे हैं, पीछे आप देखेंगे। तो इस तरीके से अति यथार्थवाद जो था वो फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित था। ओके, झनक झनक पायल बाजे फिल्म के कला निर्देशक थे एम.एफ. हुसैन, कनु देसाई, के.एच. आरा, वी. शांतारमण। तो झनक झनक पायल बाजे जो है वो कनु देसाई का है। ठीक है, कनु देसाई ने झनक झनक पायल बाजे फिल्म का निर्माण किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सी इमारत हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी? लाल किला, दीन पनाह, जामा मस्जिद या मोती महल? हुमायूं के द्वारा दीन ए पनाह बनवाई गई थी। हुमायूं के द्वारा इसमें दीन ए पनाह बनाई गई थी। ओके, पत्थर में विशालकाय मूर्ति बनाने के लिए कौन मूर्तिकार जाना जाता है? विशालकाय मूर्ति कौन बनाता था? बहुत ही बड़ी, जैसे आदम 6 फीट के इंसान के बाद 10-10 फीट की मूर्तियों को कौन बनाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन में है धनराज भगत, राम किंकर, बलबीर सिंह कट, नारायण कुलकर्णी। देन इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबीर सिंह कट। जैसे मैंने बताया ना, लतिका कट के हस्बैंड रहे हैं बलबीर सिंह कट, अभी वो नहीं हैं, और ये विशालकाय मूर्तियों की रचना करते थे। ये BHU के स्कल्पचर डिपार्टमेंट में थे। ओके, ब्लू राइडर ग्रुप के चित्रकार हैं कैंडिस्की, एमिल नोल्टे, फे मार्क या फुके। ओके, तो राइट आंसर इज फे मार्क हैं ब्लू राइडर ग्रुप के चित्रकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, गुप्तकालीन कला की विशेषताएं ज्ञात होती हैं चैत्यों द्वारा, विहारों द्वारा, स्तूपों द्वारा या मंदिरों के द्वारा? तो गुप्त काल जो स्वर्ण काल था मूर्ति कला को लेके, स्थापत्य कला को लेके, तो इस काल में स्तूपों का निर्माण हुआ है, तो स्तूपों के लिए ये जाना जाता है, विशेषताएं ज्ञात होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, आगरा, हैदराबाद या फतेहपुर सीकरी? तो अकबर की पत्नी जोधाबाई का महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ओके, राइट आंसर इज 4 फतेहपुर सीकरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 106, बाघ गुफाओं की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र चित्रित हैं? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4 या गुफा संख्या 5 में? बाघ की गुफाओं में किस संख्या की गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र आज हमें मिलते हैं? जो कि 4 नंबर की गुफा में, जिसको रंग महल कहते हैं, उसमें चित्र मिलते हैं। ठीक है, कोई भी भव्य सौंदर्य ऐसा नहीं है जो स्वयं में अनुपात की विचित्रता न रखता हो। यह विचार किस सौंदर्य शास्त्री का है? थॉमस एक्विनास, फ्रांसिस बेकन, हॉब्स और लाइबनिज। ओके, देन राइट आंसर इज 2 फ्रांसिस बेकन है। ठीक है, राइट आंसर इज 2 फ्रांसिस बेकन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक हैं प्लेटो, हिगेल, कांट या बाउमगार्टन? तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक हैं कांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 109, किस सौंदर्य शास्त्री के अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है? काल्पनिक जीवन, जैसा कि हमने बात किया था, काल्पनिक जीवन से सौंदर्य शास्त्री
अक्सर कल्पना की भी बात करते हैं, सत्य की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्लाइव वेल, रोजर फ्राई, फिक्टे या क्रोचे, किस सौंदर्य शास्त्री ने कल्पनाओं पर बात की थी? तो रोजर फ्राई हो जाएंगे इसका राइट आंसर। काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति पर सौंदर्य शास्त्री के अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, तो रोजर फ्राई। राइट आंसर इज 2, रोजर फ्राई। कॉफी की चक्की चित्र के चित्रकार हैं इवे तांगवी, पिकॉबिया, जैक्सन पोलाक, द्रुशा। ओके, देन राइट आंसर इज द्रुशा है, जो कि द्रुशा जो है वो कॉफ़ी की चक्की नामक चित्र बनाया है। द सेंस ऑफ ब्यूटी पुस्तक के लेखक हैं, राइट आंसर इज द सेंस ऑफ ब्यूटी जॉर्ज सतायना, हर्बर्ट रीड, आनंद कुमार स्वामी, वर्नर्ड ली। देन द सेंस ऑफ ब्यूटी के लेखक हैं जॉर्ज संतायना। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट, जॉर्ज संतायना। ओके, ये एकदम से अलग अलग क्वेश्चन देखिए आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है और टीजीटी पीजीटी का ऐसे ही फेवरेट होता है कि एकदम से आपके नॉन क्वेश्चन आते रहेंगे और एकदम से 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही उसमें पूछ लेगा जो कि आपको बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और आप सोचेंगे कि ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें 1-2 क्वेश्चन इसी वजह से इसमें पूछ ले रहा है। इस तरीके से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है। इसमें कोई शॉकिंग नहीं होना है कि इस तरीके का कहाँ से क्वेश्चन मैं भी पूछ रही हूँ, तो ये मुझे भी सही लग रहा है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 112 डेविड कॉक्स किस देश का भूत चित्रकार था? अब आप ही सोचिए कि अगर एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ जाएंगे, सारे पैटर्न में आ जाएंगे, सब कुछ आपने पढ़ा ही हुआ है, तो सबके लिए वही सेम चीज़ हो जाएगी। क्योंकि हमने तैयारी करा रहे हैं तो हमारे भी जो लोग देख रहे हैं सब लोग लगे हैं हर जगह से, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जो कि कुछ यूनिक लोग ही कर पाएंगे। या तो उसमें कुछ लोगों का तुक्का सही हो जाएगा या तो कुछ लोग सच में पढ़े होंगे तो ही सही होगा। ठीक है, डेविड कॉक्स किस देश का भूत चित्रकार था? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली? तो डेविड कॉक्स जो था वो इंग्लैंड का, राइट आंसर 3rd हो जाएगा, इंग्लैंड का था। ओके, अल्बिनो की वीनस चित्र के चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची, रूबेंस, राफेल, टिशियन। ओके, देन राइट आंसर इज टिशियन है अल्बिनो की वीनस का, राइट आंसर इज टिशियन। ओके, जर्मन रोमांसवाद कला सिद्धांत के निर्माता तथा प्रचारक थे गेटे, एफ शिलर, फ्रेडरिक श्लेगेन, जेरिको। ओके, तेओदोर जेरिको इसका पूरा नाम है। देन राइट आंसर इज एफ शिलर, जर्मन रोमांसवाद कला सिद्धांत के निर्माता एफ शिलर हो जाएगा, राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख दादावादी कलाकार निम्न में से कौन है? पिकाबिया, इवे तांग्यू, डी कुनिंग या जैक्सन पोलाक? देन राइट आंसर इज पिकाबिया हो जाएगा, दादावादी कलाकार। ठीक है, पिकाबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदोग्योपनिषद में रस के कितने प्रकारों का उल्लेख है? 6, 8, 9 या 5? देन राइट आंसर इज 8, रस के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है छंदोग्योपनिषद में। ओके, तो आप ये सोच लीजिएगा ये भी पुराना है तो पुराने में 8 ही रस माने जाते थे। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक वेनसांग, दलाई लामा, मेगास्थनीज या ईवी हैवल? देन राइट आंसर इज इसका इंडिका के लेखक कौन होंगे? मेगास्थनीज। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जीके जीएस हर जगह ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ किस प्रदेश में हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है, राइट आंसर इज 2, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ के किले के अंदर 9वीं तथा 10वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर किस धर्म से संबंधित है? देवगढ़ के किले में किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर बौद्ध, जैन, वैष्णव और शैव दिया है, तो यहाँ पर जैन धर्म हो जाएगा। ठीक है, देवगढ़ के किले में जैन धर्म से मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं? गांधार शैली, मथुरा शैली, नागर शैली या द्रविड़ शैली? देन राइट आंसर इज नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। कंदरिया महादेव मंदिर किस गुफा समूह में स्थित है? एलोरा, खजुराहो, बाग या अजंता? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है खजुराहो के मंदिरों के ग्रुप में। ओके, कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली में निर्मित महाबलीपुरम का मंदिर किस शासक द्वारा निर्मित कराया गया था? द्रविड़ शैली में किसने बनवाया था? यहाँ पर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ओके,
महाबलीपुरम का मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ओके, अगर पूछता है कि नरसिंह वर्मन किस शासक पल्लव नरेश थे, ये पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था, जो कि द्रविड़ शैली में बना था। ओके, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां, हैदर शाह, कुली कुतुब शाह या आदिल शाह? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन लगभग मैंने कहीं ना कहीं करा रखे हैं। तो इसका चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुषाण मूर्तियाँ किस संग्रहालय में बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? कुषाण की अगर बात आती है तो आपको अब इसमें ऑप्शन दिया है सारनाथ, इलाहाबाद, मथुरा या कला भवन, भारत कला भवन। तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियाँ रखी गई। कुषाण काल की मूर्तियों की बात अगर करी जाए तो आप मथुरा के अलावा और कुछ मत लगाइएगा, तो सही हो जाएगा ये। आप अगर थोड़ा भी हिंट अगर रह जाएगा तो आप मथुरा शैली के संग्रहालय में टिक कर दीजिएगा। चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य निम्न में से किस स्थान पर मिले हैं? तंजौर में, कांचीपुरम में, पुहार में या औरैया में? तो चोल काल जो मिला है वो कहाँ पर मिला है? तंजौर में मिला है। चोल काल की चित्रकला के साक्ष्य तंजौर में मिले हैं। ठीक है, राइट आंसर इज फर्स्ट तंजौर। ओके, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। और 50 क्वेश्चंस का इस मैराथन का क्लास हो चुका है। आपने कितना क्वेश्चन सही किया ये भी मुझे लिखिए, और अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं तो आप कमेंट करिए, उसको मैं क्लियर कर दूंगी। कहीं हो सकता है एक दो ऑब्जेक्टिव बुक में भी गलत दिए रहते हैं, तो मैं लॉजिकली कोशिश तो करती हूँ खुद से सॉल्व करने का, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि मैं उसको ऑप्शन देख के ही बता देती हूँ। इस वजह से अगर कोई रॉन्ग हो जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से उसको सही कर लेंगे। और इस पर आप कोई ऐसा अनोइंग मैसेज मत किया करिए, और कर भी देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। लेकिन अगर कोई रॉन्ग होता है तो आप उसको क्लियर करिए और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम आते आते आपने डिस्कस करके उसको क्लियर कर लेना चाहिए। और आप गूगल पे सर्च करिए, आपको जो सही लगता है आप कमेंट करिए कि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला आपने बोला है ये सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत हो जाता है कभी कभार, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।